अब देखो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वहां पे किसकी, इंटरफेरेंस की, है कि नहीं। और मैंने क्या बोला था, इंटरफेरेंस और बीट्स, जनरली हम ये फिनोमिना की बात करते हैं किसमें, साउंड की। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं साउंड वेव। तो हेडिंग डालो वहां पे नेक्स्ट, साउंड वेव। अच्छा, अब साउंड वेव की पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो वहां पे। साउंड वेव को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है। जब भी हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि साउंड वेव वहां पे क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब है कि इस वेव को प्रोपोगेट करने के लिए हमेशा क्या होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। फिर नेक्स्ट हमने क्या डिफाइन किया था कि साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब था कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, एक तो ये मैकेनिकल वेव है, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में अगर हम कुछ बोलेंगे तो दूसरे पर्सन को सुनाई नहीं देगा, कि साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा वैक्यूम में। तो मैकेनिक साउंड की प्रॉपर्टी है, साउंड वेव की मैकेनिकल वेव है, दूसरी यहां पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, तो इस रीजन में यहां कहीं हम शो कर रहे हैं एयर के पार्टिकल्स। और ध्यान है, ये जो एयर के पार्टिकल हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एयर के पार्टिकल है, अप्रोक्सीमेशन है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली कैसे हैं, अभी रेस्ट में है। और यहां पे जो भी प्रेशर है वो पी नॉट है। तो पी नॉट मेरा वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो पी नॉट जो है, पी नॉट मेरा वहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहां पे हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये हो गई हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये हमारी एक ट्यूनिंग फॉर्क है। तो ये हो गई यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क। और जो भी ट्यूनिंग फॉर्क है, अभी ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट नहीं किया कराया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी पार्टिकल एयर के रेस्ट में, और अभी प्रेशर वहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक है। अब होता क्या है, जैसे हम ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराते हैं, जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करते हैं, किसी रबर पैड पे लाके हिट करते हैं, तो इसके प्रोंग्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जब इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं तो इनके कांटेक्ट में जो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं वो भी हमारे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको हिट करेंगे, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। मान लो ट्यूनिंग फॉर्क इस पोजीशन पे आ गया, ऐसा। जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो ऐसा चला गया। तो ये इसकी मीन पोजीशन थी यहां पे। तो जो भी ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स है वो मीन पोजीशन से कहां गए, दूर गए। और जब ये मीन पोजीशन से दूर जाते हैं तो ये यहां पे कंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स यहां पे क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं वहां पे। तो ये जो रीजन रहेगा, ये जो रीजन है बेसिकली, यहां पे हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये जो रीजन रहेगा, ये रीजन यहां पे कंप्रेशन हो रहा होगा, इस रीजन में कंप्रेशन पल्स फॉर्म हो रही होगी। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, जब हम साउंड वेव की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, होता क्या है, अगर सोर्स का मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक है, तो जो एयर के पार्टिकल रहते हैं वो भी क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट करते हैं। तो जब साउंड ट्रेवल करेगा तो एक तो पार्टिकल वहां पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अच्छा, पार्टिकल के जब हम वाइब्रेशन की बात करेंगे
जब हम पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल ले रहे हैं तो उसका किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, y हो गया है कि नहीं। तो अगर सोर्स का मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक है, अगर सोर्स का मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक है तो पार्टिकल भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, वाई इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ध्यान रखना x ये डिस्टेंस है और x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या है, y है। y परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, y क्या होगा, वेव के अलोंग ही होगा वहां पे। अच्छा, एक तो पार्टिकल तुम्हारा वाइब्रेट करेगा, दूसरा वहां पे क्या होगा, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग्स इस तरह से आगे जाता है तो वो कंप्रेशन क्रिएट करता है। कंप्रेशन क्रिएट करता है, इसका मतलब है कि प्रेशर जो रहता है वो चेंज होता है। अच्छा, पार्टिकल पास आ रहे हैं, पार्टिकल पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज हो गया तो वहां पे डेंसिटी भी तुम्हारी क्या होगी, चेंज होगी। देखो है कि नहीं ऐसा वहां पे। तो इस केस में होता क्या है, जब साउंड ट्रेवल करता है तो एक तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, प्रेशर में चेंज आता है, डेंसिटी में वहां पे क्या होता है, चेंज आता है। तो जब हम साउंड की इक्वेशन लिखते हैं, वेव की, जब हम साउंड वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो या तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखते हैं या फिर हम उसको प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। क्लियर? या तो हम उसको किसके टर्म में लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख रहे हैं साउंड वेव को, या फिर हम साउंड वेव को लिख रहे हैं प्रेशर के टर्म में। अच्छा, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है कंप्रेशन। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ये मीन पोजीशन से कुछ ऐसा आता है। तो ये तुम्हारी मीन पोजीशन थी। तो पहले ये प्रोंग्स ऐसे इधर गए, फिर वापस पास आए, और जब ये वापस आते हैं तो ये पार्टिकल को इधर की ओर खींचते हैं। तो अब जो रहेगा, अब यहां पे रेरफैक्शन बनेगा। तो ध्यान है, यहां पे अल्टरनेट कंप्रेशन और रेरफैक्शन चलता है। जैसे यहां पे अब क्या बन गया, रेरफैक्शन, यहां पे क्या गया, कंप्रेशन। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा तो एक बार कंप्रेशन भेजेगा, फिर रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन। तो यहां पे क्या होगा, रेरफैक्शन कंप्रेशन, रेरफैक्शन कंप्रेशन, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे वहां पे। क्लियर इतना? वहां पे अब होता क्या है, अगर सोर्स का मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक है तो यहां पे जो प्रेशर रहता है, प्रेशर का वेरिएशन भी वहां पे सिंपल हार्मोनिक होता है। अब इसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो प्रेशर में जो वेरिएशन आता है उसको हम लिखते हैं वहां पे इक्वेशन dp इक्वल्स टू dp नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये ट्यूनिंग फॉर्क यहां पे वाइब्रेट करेगा तो प्रेशर वहां पे क्या करेगा, वेरी करेगा। प्रेशर का वेरिएशन भी वहां पे क्या होता है, साइनोसाइडल होता है। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है यहां पे प्रेशर की वेरिएशन। अब यहां से अगर x डिस्टेंस पे देखोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसा वेरिएशन यहां पे हुआ है वैसा ही वेरिएशन यहां पे हुआ होगा। अगर x डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं और यहां पे हमें कुछ प्रेशर का वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो जैसा प्रेशर का वेरिएशन यहां पे था वैसा ही प्रेशर का वेरिएशन यहां पे था। तो t को हमने रिप्लेस किया था, रिजल्ट याद होगा, इसको हम लिखेंगे dp नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी। तो हमने t को रिप्लेस कर दिया वहां पे किससे, t माइनस एक्स बाय वी से। तो जो भी प्रेशर का वेरिएशन है वो हो चुका है dp इक्वल्स टू dp नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ध्यान ना, dp नॉट क्या होता है, तो जो dp नॉट होता है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना डी पी नॉट क्या है, डी पी नॉट वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब है कि जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर यहां पे इतने से बढ़ जाएगा। तो ध्यान ना, पहले से प्रेशर पी नॉट रहेगा, लेकिन जिस जगह कंप्रेशन होगा तो वहां पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस डी पी नॉट, इतने से बढ़ गया तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस डी पी नॉट। ये अब क्या बता रहा है प्रेशर में वेरिएशन। सिमिलरली जहां पे रेयर फ्रैक्शन होगा वहां पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस डी पी नॉट। क्लियर? तो हम लोग साउंड की इक्वेशन प्रेशर के टर्म में भी लिखेंगे और हम लोग साउंड की इक्वेशन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी लिखेंगे वहां पे। तो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, एक क्वेश्चन लिखो जहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द गिवन वेव इक्वेशन। तो एक गिवन वेव इक्वेशन है, प्रेशर का वेरिएशन दिया है डीपी, डीपी की वैल्यू दी हुई है 0.02 साइन 0.02 साइन 3000 टी, साइन 3000 टी माइनस 9x। तो जो भी प्रेशर है प्रेशर का वेरिएशन होगा 0.02 साइन 3000 टी माइनस 9x। ऑल द क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट। कैलकुलेट क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, दूसरा कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तीसरा हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ साउंड वेव, और चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एयर इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इक्विलिब्रियम मतलब नॉर्मल प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर था 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो बताना है वहां पे इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इन एयर इज 10 टू द पावर 5 पास्कल देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो बताना है मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो अब देखो यहां पे क्या लिखोगे, वहां पे सबसे पहले कंपेयर करो, बताओ इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया वहां पे 3000। ओमेगा वो क्या लिखा, ओमेगा को लिखा तुमने 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 1500 डिवाइडेड बाय पाई हर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही कि नहीं आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारी वहां पे 1500 डिवाइडेड बाय पाई। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा। तो k की वैल्यू कितनी दी हुई है, k की वैल्यू दी हुई है 9, k को लिखो 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाय 9। x की वैल्यू चेक कर लेना, x अगर मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा वहां पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है, साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला लिखवाया था v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। तो ओमेगा क्या है 3000 के 9, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम प्रेशर। तो जिस जगह कंप्रेशन होगा उस जगह प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वो होगा कितना 10 टू दी पावर 5 प्लस 0.02, और जो मिनिमम प्रेशर होगा वो होगा 10 टू दी पावर 5 माइनस 0.02, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी प्रेशर है वो प्रेशर हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 प्लस माइनस, प्रेशर हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 प्लस माइनस 0.02। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी वहां पे क्या होगी, प्रेशर की इक्वेशन हो जाएगी। ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रेशर, और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रेशर। देखो इतना समझ में आया कि समझ में आया तुम लोगों को वहां पे, क्लियर। तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में भी वहां पे। फिर आगे लिखो वहां पे, अच्छा नेक्स्ट लिख लो वहां पे, ये सब थ्योरी है पर लिख लो वहां पे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन। तो लिख लो वहां पे, अ नॉर्मल पर्सन
अ नॉर्मल पर्सन हियर ऑल फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 एंड 20 किलो हर्ट्ज। तो एक जो नॉर्मल पर्सन रहता है वो 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है, उस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है। दिस इज अ सब्जेक्टिव रेंज ऑब्टेन्ड, दिस इज अ सब्जेक्टिव रेंज ऑब्टेन्ड experimentally, which may vary slightly from person to person. The ability to hear higher frequency decreases with age, and a middle-aged person can hear only up to 12 to 14 kilohertz frequency. तो हम लोग जो ऑडिबल रेंज लेते हैं वो लेते हैं 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। ये ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। फिर इसमें लिख लो इंफ्रासोनिक साउंड। साउंड कैन बी जनरेटेड विथ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। तो हम वो भी साउंड जनरेट कर सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है, और उस साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो अल्ट्रासोनिक साउंड। साउंड कैन बी जनरेटेड विथ फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलो हर्ट्ज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब क्या अब आगे लिखो वहां पे, इवन दो ह्यूमंस कैन नॉट हियर दिस फ्रीक्वेंसी, अदर एनिमल्स में, फॉर एग्जाम्पल राइनोज कम्युनिकेट थ्रू इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज एंड बैट यूज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एज हाई एज 100 किलो हर्ट्ज फॉर नेविगेटिंग। इसका मतलब है कि जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज का साउंड सुन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं राइनोस की तो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, वेव के थ्रू, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 हर्ट्ज से कम होती है। और बैट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे मोशन को कैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं सिग्नल, तो वो ट्रांसफर करते हैं थ्रू वेव्स, और वो जो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अप टू 100 किलो हर्ट्ज तक भी जाती है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट रिलेशन लिखो वहां पे, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव। अब जिस तरह से हमने प्रेशर वेव लिखी है उस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेव भी होती है, तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं ट्यूब, यहां पे हमारे पास एक ट्यूब है और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा ए है, डेल्टा ए मान लो, डेल्टा एस मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अच्छा, अब ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में एयर फिल्ड है, तो इस ट्यूब में यहां पे एयर फिल्ड है, और अभी ये एयर के पार्टिकल हमारे कैसे हैं, रेस्ट में। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे यहां पे हम एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसकी थिकनेस डेल्टा एक्स है। तो हम इस तरह से एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे डेल्टा एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट है। तो हमने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस पे डेल्टा एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है। अच्छा, अभी बताओ इस एलिमेंट का इनिशियल वॉल्यूम क्या है, तो इस एलिमेंट का इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ए, लेंथ इंटू एरिया, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क लिया, या फिर यहां पे हमने एक साउंड का सोर्स लिया, यहां पे हमने ट्यूनिंग फॉर्क या फिर यहां पे हमने क्या लिया, साउंड का एक सोर्स लिया। और जैसे ही हमने ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया, ये ट्यूनिंग फॉर्क वहां पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा तो ये पार्टिकल भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ये पार्टिकल ही वाइब्रेट कर रहे होंगे।
अब किसी टाइम पे ये जो लेयर है, किसी टाइम पे ये जो लेयर है, ये लेयर y आगे बढ़ गई, और ये जो लेयर है, ये लेयर y प्लस डेल्टा y आगे चली गई। तो हमने जो एयर का एलिमेंट लिया था वो यहां पे आ गया, ये लेयर मूव करके यहां पहुंची, और ये लेयर मूव करके यहां कहीं आ गई वहां पे। अच्छा, अब बताओ इस एलिमेंट का बताओ यहां पे वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? अच्छा, ये सोर्स है, सोर्स से x डिस्टेंस पे हमारा जो पार्टिकल था उसका किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? y है। तो बताओ इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? तो y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट कर रहा है किसी टाइम पे इस लेयर का डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया y प्लस डेल्टा y, है कि नहीं? अच्छा बताओ इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है? बढ़ गया, घट गया? तो देखो हमारे पास दो लेयर थे, अगर ये भी y चलती, ये भी y चलती, तब तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये y चल रहा है और ये y प्लस डेल्टा y चल रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे वॉल्यूम में चेंज आया है, और वॉल्यूम में चेंज कितना आया है? वॉल्यूम में चेंज आया है डेल्टा y इंटू डेल्टा a। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, y अब यहां पे क्या है? y तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x डिस्टेंस पे। अब याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने डिफाइन किया था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी उसको हमने लिखा था माइनस ऑफ डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पे जो प्रेशर था, प्रेशर की इक्वेशन थी डेल्टा पी किसके बराबर? माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाय वी। देखो चेक करो ये था कि नहीं था? प्रेशर का वेरिएशन। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम डिफाइन करते थे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब यहां प्रेशर था, और स्ट्रेन का मतलब वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। तो जो भी प्रेशर में वेरिएशन है इसको हम लिखेंगे माइनस बी इंटू क्या हो गया? डेल्टा वी बाय वी। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ साइन नेगेटिव क्यों लेते थे? साइन नेगेटिव लेते थे क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम वहां पे क्या होगा? घटेगा। सिमिलरली अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम वहां पे क्या होगा? बढ़ेगा, इसलिए हम साइन वहां पे नेगेटिव लेके चलते थे। अच्छा, सबसे पहले चेक करो डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। बताओ दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वहां पे। अच्छा, चेंज अगर स्मॉल है, अगर चेंज हमारा स्मॉल है तो प्रेशर में चेंज भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो dp इक्वल्स टू हम लिखते थे माइनस बी इंटू डीवी बाई वी, और अगर हम dv बाय v की बात करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे किसकी? dv बाय v की, तो dv बाय v को वहां पे हम क्या लिख देंगे? dy बाय क्या लिख दो? dx लिख दो वहां पे। देखो इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे। तो अब तुम क्या बोल रहे हो? dv बाय v की जगह हम लिख सकते हैं dy बाय dx, तो इक्वेशन हो जाएगी dp इक्वल्स टू माइनस बी इंटू dy बाय dx को हम डेल y बाय डेल x भी लिखते हैं, क्योंकि यहां पे t भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है। तो टाइम को कांस्टेंट मानते हुए, टाइम को कांस्टेंट मानते हुए हम y को x के साथ क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये रिलेशन है कब यूज किया जाता है? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है तो इस रिलेशन से हम प्रेशर का रिलेशन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया? रिलेशन निकल के आ गया dp इक्वल्स टू माइनस बी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब अगले स्टेप में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y अगर तुम्हारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, अगर y हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो डेल y बाय डेल एक्स क्या होगा? a
डेल वाई बाय डेल एक्स क्या होगा, ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। y को हम क्या कर रहे हैं, x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं, t को कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी a साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, अंदर जाओगे तो माइनस के एक्स का माइनस के आएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब डेल y बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट करो तो जो प्रेशर की इक्वेशन आती है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिलेशन होगा बी ए के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी डीपी इक्वल्स टू डीपी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब मैंने इससे पहले लिखा था dp इक्वल्स टू dp नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मैंने बोला था dp नॉट क्या है, dp नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड है, और जो भी प्रेशर एम्पलीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड होता है b इंटू ए इंटू के। b वहां पे क्या है, b वहां पे बल्क मॉडुलस है, a वहां पे एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट वेव का, और k वहां पे वेव नंबर है। तो अगर हमें b मालूम है, a मालूम है, k मालूम है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रेशर अगर एम्पलीट्यूड मालूम है तो मैक्सिमम जो प्रेशर हो सकता है वो हो सकता है P नॉट प्लस बी ए के, और जो मिनिमम प्रेशर हो सकता है वो हो सकता है P नॉट माइनस बी ए के। तो ये ध्यान रखना है, अगर एयर है और एयर में कोई साइनोसाइडल साउंड वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा वो मैक्सिमम प्रेशर आएगा P नॉट प्लस बी ए के, और जो मिनिमम प्रेशर आएगा वो आएगा वहां पे कितना, P नॉट माइनस बी ए के, है कि नहीं। अब सबसे पहले तुम क्या करो, कंपेयर करो जरा। अब किस चीज को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो वहां पे देखो जरा, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन, जो इक्वेशन थी हमारी वो थी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो प्रेशर की इक्वेशन आ रही है dp, वो आ रही है वहां पे dp नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं यहां पे, ये प्रेशर का वेरिएशन है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट दे रही है और ये इक्वेशन प्रेशर का वेरिएशन दे रही है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा देगा। तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव कितने के फेज डिफरेंस पे चल रही है, ये दोनों चल रही हैं 90 के फेज डिफरेंस पे। अच्छा, कोई चीज 90 के फेज डिफरेंस पे है तो इसको समझो जरा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई पार्टिकल मीन पे है, इस तरह से जा रहा है, तो 90 का मतलब ये भी है कि नहीं है कि अगर एक पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है तो ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। बताओ, इन दोनों के बीच में 90 का फेज है कि नहीं है। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन नीचे जा रहा है और यहां पे एक पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या है, 90 का फेज डिफरेंस है यहां पे। तो 90 के फेज डिफरेंस का मतलब है कि एक चीज अगर मीन पे है, अगर एक चीज मीन पे है तो दूसरी चीज या तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगी या फिर क्या होगी, नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगी। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब डायग्राम किसका ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो पहले वहां पे डिस्प्लेसमेंट का। और ध्यान, जब हम डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट y या तो आगे या फिर क्या है, पीछे की ओर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन कर्व है। मान लो ये कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, ये कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे। बताओ क्या देगा वहां पे, अगर t इक्वल्स 0 पे, ये टर्म तो नेगेटिव है कि नहीं, फिर x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू इनिशियली क्या हो गई, 0,
तो y तो 0, साइनोसाइडल कर्व है। लेकिन चेक करो यहां पे हमने t की वैल्यू 0 करी है। अब x की हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा है बेसिकली। तो ये अगर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब है कि 0 से 90 के बीच में वैल्यू जो रहेगी वो नेगेटिव बन के आएगी। तो चेक करो इस तरह से साइनोसाइडल वेव चलेगी कि नहीं चलेगी वहां पे। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर के वेरिएशन की, और ध्यान है यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक होगा। तो यहां पे प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक है, हम बात कर रहे हैं प्रेशर के वेरिएशन की। अच्छा पहले यहां पे चेक करो जरा, थोड़ा समझो इस चीज को। इस पॉइंट पे देखो जरा, यहां पे तुम्हारे पार्टिकल है एयर के। अच्छा अब इसके ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ। इसके ऊपर अगर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इसके अंदर पार्टिकल जो है वो मीन से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। यहां पे अगर आओगे तो यहां पे भी अगर देखोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब पार्टिकल जो रहेगा वो मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब इस पोजीशन पे आओ जरा, यहां पे अगर तुम कोई पार्टिकल लोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब वो पीछे की ओर आ रहा है। अच्छा यहां पे अगर जाओगे तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां आएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल राइट की ओर जा रहा है वहां पे। तो देखो ये ध्यान रखना है, ये मीन पोजीशन है। ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है। भाई ग्राफ में जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो ये बता रहा है कि ये जो पार्टिकल, ये पार्टिकल मीन पे है, और इसके आगे वाले जो पार्टिकल है वो ऐसे दूर जा रहे हैं, यानी रेयर फ्रैक्शन बना रहे हैं। और यहां पे जो पार्टिकल है पास आ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, प्रेशर वेव का। अब बताओ मुझे जो प्रेशर वेव आएगी, बताओ प्रेशर वेव कैसे ड्रॉ करें वहां पे। अगर हम प्रेशर वेव की बात कर रहे हैं तो बताओ अगेन बताओ ये कॉस का फंक्शन है कि नहीं है वहां पे। टी की वैल्यू कर दो 0 जरा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो चेक करो जरा ये डी पी नॉट, यानी यहां कहीं से स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा। देखो चेक करो इस तरह से प्रेशर का वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, दोनों 90 डिग्री के फेस पे चल रही है। 90 डिग्री के फेस का मतलब है कि एक चीज अगर मीन पे होगी, एक चीज अगर मीन पे होगी तो दूसरी एक्सट्रीम पे होगी। तो देखो यहां पे मीन है कि नहीं है, तो ये एक्सट्रीम है। लेकिन यहां पे अगर जाओगे तो प्रेशर जो रहेगा वो होगा पी नॉट माइनस बी ए के। भाई ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम है। फिर देखो जहां पे एक्सट्रीम होगा वहां पे मीन होगा कि नहीं होगा। वहां पे 90 के फेस का मतलब है कि अगर एक मीन पे तो दूसरा एक्सट्रीम पे है, अगर एक एक्सट्रीम पे है दूसरा मीन पे आएगा। इसका मतलब है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वहां पे प्रेशर का वेरिएशन या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन प्रेशर मिनिमम कितना हो गया, पी नॉट माइनस बी ए के। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन प्रेशर में वेरिएशन मैक्सिमम, और ये जो प्रेशर में वेरिएशन आएगा वो आएगा पी नॉट प्लस बी ए के। तो यहां पे लिखो पी नॉट प्लस बी ए के। चेक करो ये तुम्हारा वहां पे प्रेशर में वेरिएशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस बी ए के, ये हो गया तुम्हारा वहां पे कितना, पी नॉट माइनस बी ए के।
फिर देखो यहां पे अगर आओ, यहां पे कोई पार्टिकल लोगे तो ये पार्टिकल तो कहां एक्सट्रीम पे है, लेकिन यहां पे और यहां पे डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये जो पार्टिकल होगा इस पोजीशन का एक्सट्रीम पे जा चुका है, लेकिन इसके आगे वाला जो पार्टिकल है और पीछे वाला पार्टिकल, ये दोनों y से आगे जा रहे हैं। अब बताओ ये भी अगर y से आगे जाएगा, ये भी y से आगे जाएगा, तो वहां वेरिएशन ही नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, जिस जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उस जगह प्रेशर का वेरिएशन 0। तो जिस जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो वहां लिखो वेरिएशन इन प्रेशर 0। वेरिएशन इन प्रेशर 0 का मतलब हो गया कि वहां पे जो प्रेशर रहेगा वो हमारा P0 रहेगा। क्लियर? वहां जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर हमारा वहां पे क्या होगा, वो प्रेशर हमारा P0 रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव को वहां पे हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं वहां पे। क्लियर? इस पे देखोगे तो इस पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे वहां पे, तो चेक करना, बुक में कुछ क्वेश्चन भी दिए होते हैं वहां पे, है ना। तो करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मालूम है तो डिफरेंशिएट करना y को x के साथ और फॉर्मूले पुट कर देना, तो प्रेशर का हमें रिलेशन मिल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 90 डिग्री फेस का मतलब क्या है, 90 डिग्री फेस का मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो प्रेशर या तो सबसे ज्यादा होगा या प्रेशर सबसे कम होगा, और जिस जगह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा यहां पे या फिर यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक रहता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर में वेरिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ध्यान ना, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसका फॉर्मूला यूज होता है, डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है। अगर डेरिवेशन देखना है तो बुक में देख सकते हो डेरिवेशन। जो भी साउंड की वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाय रो। ये जनरल फॉर्मूला है। v को हम लिखते हैं e बाय रो। e यहां पे क्या लिख रहा है, e रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हम इसको ये बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो E जो है, E को हम डिफाइन कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो पहला केस क्या होता है, साउंड या तो सॉलिड में ट्रेवल कर रहा होगा, अगर मीडियम हमारा क्या है, सॉलिड है, तो ध्यान ना, सॉलिड मीडियम में साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वाई बाय रो, और y जो रहेगा y हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब हम v को लिखते हैं अंडर रूट वाई बाय रो, तो y हो जाएगा वहां पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड और गैस। या तो हम बात कर रहे हैं लिक्विड की या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस की। अब लिक्विड और गैस की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो साउंड रहेगी उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट y की जगह लिखो वहां पे अंडर रूट बी बाय रो। यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट y बाय रो, और यहां पे साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट b बाय रो। b यहां पे क्या है, b यहां पे कहलाएगा बल्क मॉडुलस। तो b जो रहता है, b कहलाता है वहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है कि नहीं। y मेरा वहां पे क्या हो गया, y हो गया मेरा वहां पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब याद होगा जब भी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो चेक करना वो होती है 10 टू दी पावर 5 के टर्म में, एसआई सिस्टम में अगर जाओगे
और डेंसिटी जो रहती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो अगर हम वेलोसिटी को अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो वेलोसिटी जो है मेनली किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे। ई की वैल्यू बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी, तीनों केस में, सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली जो साउंड की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम क्या डिफाइन करते थे? वहां याद होगा स्ट्रेस। जनरली हम स्ट्रेस को लिखते थे F अपॉन ए, फिर लिखते थे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बोल दो। वहां किसी भी एक जनरल की बात करो, ई को हम क्या लिखते थे? ई को हम लिखते थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता था, जैसे मान लो वाई की हम बात कर रहे हैं, चलो वाई पकड़ लेते हैं, तो वाई हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा टी अपॉन ए, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो जरा। मान लो हमारे पास एक स्टील का वायर है, हमारे पास एक वायर है स्टील का, और हमारे पास एक वायर है रबर का। हमारे पास एक स्टील का वायर, एक रबर का वायर है, दोनों ही सॉलिड हैं। अब दोनों पे हम क्या कर रहे हैं? सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, और जब सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो इसका मतलब है यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो दोनों में क्या होगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है, वही वहां पे वायर के अंदर डेवलप क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जो भी स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस तो मेरा वहां पे क्या हो गया? सेम। ओरिजिनल लेंथ भी सेम थी। बताओ अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे रबर में इलोंगेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलोंगेशन इन स्टील। तो जब हम दोनों वायर पे सेम अमाउंट का स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वहां पे रबर का वायर ज्यादा खींचता है, और डेल्टा एल अगर ज्यादा होगा इसका मतलब वाई वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम सॉलिड स्टील और रबर की बात करें तो हम बोलेंगे स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मॉडुलस ऑफ रबर। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं समझ में आई वहां पे? तो हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे? जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं वो मीडियम भी क्या है? ज्यादा इलास्टिक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं वहां पे कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। कई बार देखो कि बुक में लिखा रहता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। मोर इलास्टिक का मतलब है कि वाई की वैल्यू वहां पे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए वहां पे। अच्छा, अब मैं जनरली बात कर रहा हूं वहां पे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो बताओ अगर हम सॉलिड मीडियम लें, लिक्विड मीडियम लें और गैस का मीडियम लें, और तीनों पे हम क्या करें? सेम अमाउंट का स्ट्रेस अप्लाई करें, तो बताओ वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा चेंज होगा? एयर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होगा। वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होगा तो वाई के ई क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा ई सॉलिड का होता है, उसके बाद ई लिक्विड का होता है, और सबसे कम गैस का होता है। ई किस पे डिपेंड कर रहा है? ई डिपेंड कर रहा है चेंज पे, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम। तो सॉलिड में चेंज कम होता है, चेंज कम होगा तो मॉडुलस ज्यादा होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बताओ यहां से हम क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला? ई जो रहता है वो बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू रो। तो जो भी साउंड की वेलोसिटी हो मेनली किस पे डिपेंड करी है? ई पे डिपेंड करी। तो हम लोग यहां बोलते हैं साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, और फिर साउंड की वेलोसिटी गैस में होती है। अब जैसे एक डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे, यहां पे शो करो वाटर। तो यहां पे हम वाटर शो कर रहे हैं।
तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में ये एयर है और ये वाटर है। अब यहां पे क्या हो रही है, यहां पे आ रही है एक लाइट वेव। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइट वेव की। बताओ जैसे ही लाइट वेव यहां पे टकराएगी तो बताओ लाइट के लिए कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। तो लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है, तो लाइट के लिए एयर रेयरर है और वाटर वहां पे क्या है, डेंसर है। और लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन मान लो लाइट की जगह यहां पे साउंड वेव आ रही है, मान लो अब लाइट की जगह यहां पे क्या आ रहा है, लाइट की जगह यहां पे आ रहा है साउंड। यहां पे अब लाइट की जगह क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है। अच्छा, अब लाइट की जगह अगर साउंड आएगा तो साउंड की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है और गैस में कम होती है। तो मीडियम कौन सा रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, वो डिपेंड करता है साउंड की वेलोसिटी पे। किसमें साउंड तेज चलता है, जिसमें साउंड तेज चलता है वो रेयरर मीडियम होता है। तो ये रेयरर मीडियम हो गया लिक्विड, और एयर क्या हो गई, डेंसर मीडियम हो गई। समझ में, किस मीडियम को हम रेयरर बोलते हैं, किसको डेंसर बोलते हैं, वो डिपेंड करता है स्पीड किसमें ज्यादा है। तो स्पीड वाटर में ज्यादा होती है तो वाटर मेरा रेयरर है, वो डेंसर है। अब डेंसर से रेयरर आएगी तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट वेव ट्रेवल करेगी और इस तरह से वहां पे साउंड वेव क्या कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी वहां पे। देखो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला वहां पे होगा सॉलिड मीडियम के लिए y बाय रो, लिक्विड के लिए हो जाएगा वहां पे कितना, b बाय रो वहां पे। ठीक है, अब मेनली हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साउंड जनरली ट्रेवल करता है। अच्छा ये भी चेक कर लेना, सॉलिड में अगर देखोगे तो साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 5500 मीटर पर सेकेंड होती है। एक बार चेक करना, ऐसी कुछ आती है 5500 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1400 मीटर पर सेकेंड। एयर में जाओगे तो साउंड की स्पीड आती है 330 मीटर पर सेकेंड। ये एक रफ है वैल्यू मैंने, तो एक बार चेक कर लेना। साउंड की ये वेलोसिटी होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब हम बात कर रहे हैं मेनली फ्लूइड की। मेनली हम जब साउंड की बात करते हैं तो साउंड किस में ट्रेवल कर रहा होता है, फ्लूइड में। और फ्लूइड में ही मेनली क्या होगा, एयर या गैस में। तो वहां पे जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट बी बाय रो। तो ये साउंड की वेलोसिटी का क्या है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है अंडर रूट बी बाय रो। अब इस फॉर्मूले को हमने रिलेट किया प्रेशर से। कैसे रिलेट किया, तो न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था, तो सबसे पहले लिखो वहां पे न्यूटन्स फॉर्मूला। तो साउंड की वेलोसिटी क्या है उसको अगर हम रिलेट करें प्रेशर से, तो उसने न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया। और न्यूटन्स ने क्या माना, न्यूटन्स ने माना कि जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उसने ये माना कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। समझा। जो न्यूटन साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले क्या बोला, उसने बोला कि जब साउंड ट्रेवल करता है मीडियम में तो उस केस में मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उसने बोला प्रोसेस आइसोथर्मल है। अच्छा, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल होगा तो हम इक्वेशन लिखेंगे PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू V। अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो P V का 1 प्लस V इंटू P का dP बाय dV कांस्टेंट 0। अब इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई PdV प्लस VdP इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब चेक करो वहां पे जो भी बल्क मॉडुलस था
इसको बोलो इक्वेशन 1। जो बल्क मॉडुलस था उसको हमने क्या लिखा था, उसको हमने लिखा था माइनस ऑफ dp अपॉन dv बाई v। अगर स्मॉल की हम बात कर रहे हैं चेंज की तो फॉर्मूला ही था माइनस dp अपॉन dv बाई v। अब चेक करो ये इक्वेशन क्या देगा, ये इक्वेशन देगा p dv किसके बराबर, माइनस v dp। तो p जो रहेगा देखो चेक करो वहां पे, जो P रहेगा P की वैल्यू हो जाएगी माइनस dp अपॉन dv बाई v। देखो है कि नहीं वहां पे। और इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 से हमने माइनस dp अपॉन dv बाई v, ये P के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करोगे तो जो B रहता है बल्क मॉडुलस वो एक्चुअली प्रेशर के बराबर आ जाता है। अब साउंड का जो फॉर्मूला निकल के आया न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग जो साउंड का फॉर्मूला निकल के आया वो आया V इक्वल्स टू P बाय रो, है कि नहीं। अब प्रेशर जो था प्रेशर की वैल्यू थी 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और रो क्या हो गई, रो हो गई वहां पे एयर की डेंसिटी। जो रो है, रो वहां पे हो गई किसकी, एयर की डेंसिटी। और जनरली अगर एयर की डेंसिटी देखोगे चेक करना 1.3 कुछ होती है kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो जो न्यूटन्स ने फॉर्मूला दिया था उसने क्या निकाला, उसने बोला कि साउंड की वेलोसिटी जो है वो प्रेशर के टर्म में आ गई अंडर रूट पी बाय रो। जब वहां पे हमने प्रेशर की वैल्यू पुट करी, डेंसिटी की वैल्यू पुट करी एयर की, तो ये जो साउंड की वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू शायद निकल के आती है 290 मीटर पर सेकेंड निकल के आती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पहले ही प्रूफ किया गया था कि साउंड की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड निकल के आई थी। यानी एक्सपेरिमेंटल जो डाटा था वो थ्योरेटिकल डाटा से मैच नहीं कर पाया। तो वहां पे हमने क्या बोला कि जो न्यूटन्स का फॉर्मूला था ये वहां पे रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट वहां पे आया लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, और इसने करेक्शन क्या दिया, ये जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है इसका मतलब है कि जब साउंड ट्रेवल करेगा तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम जो रहेगा वो सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाता है। अच्छा, प्रोसेस अगर एडियाबैटिक होगा तो PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा वहां पे। अब फिर से तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, P V टू दी पावर गामा का हो जाएगा गामा V टू दी पावर गामा माइनस 1 प्लस V टू दी पावर गामा P का dP बाय dV इक्वल्स टू 0। अब अगले स्टेप में वैल्यू क्या निकल के आएगी, dP बाय dV, ये हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स P V गामा माइनस 1 अपॉन V टू दी पावर गामा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस गामा P बाय V। देखो चेक करो वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं आ रही है। देखो रे dP बाय dV, ठीक है। अब अगले स्टेप में आओ बल्क मॉडुलस। जो भी बल्क मॉडुलस था वो था माइनस ऑफ dP अपॉन dV बाय V। अब क्या होगा वहां पे, अगर वैल्यू पुट करोगे, यहां से वैल्यू आए, देखो रे dP बाय dV,
dp बाय dv की जगह पुट करोगे माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा गामा p, यहां पे v ऊपर जाएगा, यहां से v नीचे जाएगा, तो चेक करो ये वैल्यू गामा p के बराबर आएगी कि नहीं आएगी वहां पे। तो हमने क्या किया, एक तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, dp बाय dv इंटू v माइनस गामा p के बराबर है माइनस dp इंटू v अपॉन dv माइनस गामा p के बराबर, तो प्लस गामा p बन गया यहां पे। इसका मतलब कि v की वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी वहां पे कितनी, b की जगह पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा गामा p बाय रो। देखो चेक करो कि नहीं कर रहे वहां पे। तो जो भी साउंड की वेलोसिटी है उसका फाइनली फॉर्मूला निकल के आया गामा p बाय रो। गामा क्या था, एडियाबेटिक कांस्टेंट था, और वो जब एयर के लिए यहां पुट करते हैं तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। तो वहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं, वहां से हम कंक्लूड करते हैं कि साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा p बाय रो, या फिर हम लिख सकते हैं b बाय रो। अब हमें ये मालूम है PV इक्वल्स टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। अच्छा, P प्रेशर होता है, रो क्या होती है, रो होती है डेंसिटी, डेंसिटी को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया m बाय रो। म्यू क्या होता है, म्यू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में m से m कैंसल आउट होता है और p बाय रो किसके बराबर आता है, आर टी बाय एम के। लेकिन m क्या है, ध्यान रखना m यहां पे मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगले स्टेप में जो साउंड की वेलोसिटी आती है वो आती है अंडर रूट गामा आर टी बाय कितना, कैपिटल M। और ध्यान ना, इस पे क्वेश्चन आईआईटी में कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है इन फॉर्मूले पे, है कि नहीं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने साउंड की बेसिक इंफॉर्मेशन दी है और ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है। अब तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल चेक करो, मॉड्यूल देखो या आईआईटी के पुराने पेपर देखोगे तो वहां पे कुछ डाटा दिया होगा और वहां पूछता है साउंड की वेलोसिटी क्या है। तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या फिर आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बुक में साउंड की वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। तो एटलीस्ट तुम पुराने आईआईटी के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 3-4 तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये फॉर्मूला यूज करना है। गामा वहां पे एडियाबेटिक कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट था, टी टेम्परेचर केल्विन में होगा और एम वहां पे मॉलिक्यूलर वेट होगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे 2 गैसेज हैं, 2 गैसेज मिक्स्ड हैं, तो मिक्स्ड होगी तो गामा निकालना पड़ेगा मिक्सचर का, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा मिक्सचर का, सबकी वैल्यू पुट करोगे तब जाके उस मीडियम में साउंड की हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर। तो अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ठीक है।